इतिहास सिर्फ तारीखें और घटनाएं नहीं होती है ना। ये उन फैसलों की कहानी है जिन्होंने हमारी आज की दुनिया को मतलब एक शक्ल दी है। आज हम ऐसे ही एक बहुत अहम मोड़ पर बात करने वाले हैं, 1944 का ब्रेटन वुड्स समझौता। ये कोई मामूली बैठक नहीं थी। ये दूसरे विश्व युद्ध के बाद बिल्कुल राख से एक नई वैश्विक आर्थिक व्यवस्था बनाने की एक बड़ी कोशिश थी। कोशिश ये कि इतिहास की जो भयानक गलतियां थी, जैसे वो 1930 की महामंदी, वो दोबारा ना हो। हमारे पास जो जानकारी है, जैसे ऐतिहासिक विश्लेषण है, कुछ आर्थिक रिपोर्ट्स हैं, उस दौर के जानकारों की राय भी है, वो सब यही बताती हैं कि ये समझौता क्यों ज़रूरी था, कैसे हुआ, इसने क्या करने की कोशिश की और हाँ, आखिर में ये पूरी तरह कामयाब क्यों नहीं हो पाया। हमारी कोशिश रहेगी कि इन सब स्रोतों से वो ज़रूरी बातें निकालें जो आज भी हमारे काम की हैं। बिल्कुल। और ये समझना वाकई बहुत दिलचस्प है कि कैसे लगभग 80 साल पहले लिए गए फैसले आज भी हमारी ग्लोबल इकोनॉमी को, हमारे आपसी व्यापार को और जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है उसको प्रभावित कर रहे हैं। ब्रेटन वुड्स मतलब सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं है, इसकी गूंज आज भी है, खासकर तब जब दुनिया भर में एक नए ब्रेटन वुड्स की जरूरत पर इतनी बहस हो रही है। तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम वाकई इतिहास से कुछ सीख पाए हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। जुलाई 1944, जगह थी अमेरिका का न्यू हैम्पशायर राज्य, ब्रेटन वुड्स नाम की एक शांत सी जगह। दुनिया में अभी भी दूसरा विश्व युद्ध चल ही रहा था, लेकिन 44 मित्र देशों के 730 प्रतिनिधि भविष्य की चिंता में वहां इकट्ठा हुए थे। एक ऐसी दुनिया बनाने की सोच रहे थे जो ज्यादा स्थिर हो, ज्यादा प्रॉस्परस हो। सवाल ये है कि इतनी उथल-पुथल के बीच में इस तरह की बड़ी प्लानिंग की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, इसकी जड़ें थीं वो 1930 के दशक की महामंदी और उससे भी पहले जो आर्थिक उथल-पुथल मची हुई थी उसमें। सबक बहुत कड़वा मिला था। हुआ ये था कि देशों ने अपनी अपनी अर्थव्यवस्थाओं को बचाने के चक्कर में एक दूसरे पर भारी टैक्स लगा दिए थे, ऊंचे टैरिफ जिसे कहते हैं। फिर अपनी मुद्रा का मूल्य जानबूझकर गिराया ताकि उनका सामान सस्ता बिके। इसे कंपैटिटिव डिवैल्यूएशंस या फिर बेगर द नेबर नीतियां कहा गया। मतलब पड़ोसी को कंगाल करके अपना घर भरो। हाँ, बिल्कुल वही। और नतीजा भयानक। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार लगभग रुक सा गया और जो वैश्विक मंदी थी वो और भी ज्यादा गहरी हो गई। तो ब्रेटन वुड्स का लक्ष्य एकदम साफ था, एक ऐसी व्यवस्था बनाओ जो आर्थिक स्थिरता लाए, युद्ध में बर्बाद हुए देशों को फिर से खड़ा होने में मदद करे और भविष्य में देशों को इस तरह की आर्थिक लड़ाइयों से रोके। और इस बड़ी सोच के पीछे दो बड़े नाम अक्सर आते हैं, ब्रिटेन के जॉन मेनार्ड कीन्स और अमेरिका के हैरी डेक्स्टर व्हाइट। पर मैंने सुना है कि दोनों के नजरिए में काफी फर्क था, मतलब वो एक ही तरह की दुनिया नहीं चाहते थे। हाँ, ये सही है। उनके विचारों में काफी महत्वपूर्ण अंतर थे। कीन्स, जो उस वक्त के शायद सबसे प्रभावशाली अर्थशास्त्री थे, वो एक ज्यादा, आप कह सकते हैं, क्रांतिकारी या महत्वाकांक्षी योजना लेकर आए थे। वो चाहते थे एक वैश्विक केंद्रीय बैंक बने, जिसे उन्होंने इंटरनेशनल क्लियरिंग यूनियन कहा था, और एक बिल्कुल नई अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा हो जिसका नाम उन्होंने सुझाया था बैंकर। उनका मानना था कि आर्थिक संकट के समय सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को बड़ी भूमिका निभानी चाहिए, इंटरवीन करना चाहिए। दूसरी तरफ अमेरिका के जो ट्रेजरी ऑफिशियल थे, हैरी डेक्स्टर व्हाइट, उनका प्रस्ताव थोड़ा ज्यादा जमीनी था और शायद अमेरिकी हितों के ज्यादा करीब। वो चाहते थे कि अमेरिकी डॉलर ही दुनिया की मुख्य मुद्रा रहे और एक अंतर्राष्ट्रीय स्थिरीकरण कोष बने, इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फंड, जिसके पास शुरू में थोड़े सीमित सालन हो, शायद $5 मिलियन। ये तो सुनने में काफी अलग लग रहा है, एक ग्लोबल बैंक और नई करेंसी और दूसरी तरफ डॉलर पर आधारित सिस्टम। तो आखिर सहमति बनी कैसे? किसका आइडिया ज्यादा चला? अंत में जो समझौता हुआ वो व्हाइट की योजना के ज्यादा करीब था। इसमें अमेरिकी डॉलर को सेंट्रल रोल मिला, लेकिन ऐसा नहीं कि कीन्स के विचारों को बिल्कुल ही दरकिनार कर दिया गया। उनकी बातों का असर ये हुआ कि जो फंड बनाने का प्रस्ताव था उसका साइज बढ़ाया गया, $8.5 बिलियन तक कर दिया गया। और एक बहुत जरूरी चीज जोड़ी गई, स्कार्स करेंसी क्लॉज। स्कार्स करेंसी क्लॉज, ये क्या था? इसका मतलब था कि अगर किसी देश की मुद्रा व्यापार में इतनी मजबूत हो जाए कि बाकी देशों के पास वो कम पड़ जाए, मतलब दुर्लभ हो जाए, तो उस पर कुछ कार्रवाई की जा सके ताकि वो देश अपनी मजबूती का फायदा उठाकर दूसरों को नुकसान न पहुंचाए। ये कीन्स के विचारों का एक अहम हिस्सा था जिसे शामिल किया गया।
अच्छा, समझी। और इसी समझौते से वो दो बड़ी संस्थाएं निकलीं जिनके नाम हम आज भी सुनते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF और विश्व बैंक। बिल्कुल सही कहा आपने। ये ब्रेटन वुड्स समझौते की शायद सबसे स्थायी विरासतें हैं। IMF का मुख्य काम दिया गया कि वो सदस्य देशों के बीच जो एक्सचेंज रेट्स हैं, विनिमय दरें, उनमें स्थिरता बनाए रखे, उनकी मॉनेटरी पॉलिसीज में तालमेल बिठाए, और अगर किसी देश को पेमेंट बैलेंस में मतलब विदेशी मुद्रा कमाने और खर्च करने में कोई टेम्पररी दिक्कत आए तो उसे छोटी अवधि के लिए कर्ज दे। दूसरी तरफ था विश्व बैंक, जिसका शुरुआती नाम थोड़ा लंबा था, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD। उसका काम था युद्ध से तबाह हुए देशों, खासकर यूरोप में, उनके पुनर्निर्माण के लिए, और जो विकासशील देश थे उनके आर्थिक विकास के लिए लंबी अवधि के लोन देना। ठीक है, तो ये संस्थाएं बन गईं, कुछ नियम भी तय हो गए, पर असल में ये नई व्यवस्था काम कैसे करती थी? आपने कहा सोना और अमेरिकी डॉलर इसके केंद्र में थे। क्या रिश्ता था इन दोनों का? हाँ, ये एक बहुत ही दिलचस्प प्रणाली थी। इसे कहा गया फिक्स्ड बट एडजस्टेबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। इसका आधार था सोना और अमेरिकी डॉलर का एक पक्का रिश्ता। अमेरिकी सरकार ने गारंटी दी कि वो $35 में 1 आउंस सोना देगी या खरीदेगी। $35 प्रति आउंस? जी, मतलब डॉलर सोने में और सोना डॉलर में बदला जा सकता था, इसी तय कीमत पर। फिर बाकी सभी सदस्य देशों की जो मुद्राएं थीं, उनकी कीमत अमेरिकी डॉलर के मुकाबले तय कर दी गई। हाँ, उसमें थोड़ी बहुत गुंजाइश रखी गई थी, करीब 1% ऊपर नीचे होने की, लेकिन मूल रूप से दरें फिक्स थीं। तो इसका सीधा फायदा क्या हुआ, मतलब देशों के लिए, व्यापारियों के लिए जो इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे थे? सबसे बड़ा फायदा था स्थिरता और प्रिडिक्टेबिलिटी, मतलब पूर्वानुमेयता। आप सोचिए, अगर आपको पता हो कि आपकी मुद्रा का मूल्य डॉलर के मुकाबले ज्यादा नहीं बदलेगा, तो आप बिना डरे दूसरे देशों से सामान खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं या वहां निवेश कर सकते हैं। वो जो अचानक बड़े बदलाव का डर होता है ना करेंसी वैल्यू में, वो बहुत कम हो गया था। देशों को अपनी करेंसी की तय दर बनाए रखने के लिए जरूरत पड़ने पर डॉलर खरीदना या बेचना पड़ता था अपनी मार्केट में। और एक और बहुत अहम बात थी जो अक्सर लोग भूल जाते हैं, देशों को अपनी घरेलू नीतियों को, जैसे फुल एम्प्लॉयमेंट का लक्ष्य हासिल करना है, तो उसके लिए जो अंतर्राष्ट्रीय पूंजी का आना जाना होता है, उस पर नियंत्रण रखने की छूट थी। कैपिटल कंट्रोल्स जिसे कहते हैं। अच्छा, यानी वो अपनी इकोनॉमी को बाहरी पैसों के अचानक आने जाने से थोड़ा बचा सकते थे। हाँ बिल्कुल, ताकि वो अपनी घरेलू जरूरतों पर ध्यान दे सकें। हालांकि ये पूरी व्यवस्था ठीक से लागू होते होते 1958 आ गया था, जब यूरोप की मुख्य मुद्राएं करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस के लिए कन्वर्टेबल हुई। ये स्थिरता सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, और इसने शायद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की दुनिया को पटरी पर लाने में मदद भी की होगी। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि 1970 के दशक की शुरुआत आते आते ये पूरा ढांचा, ये पूरी इमारत ढह गई? यहाँ से कहानी थोड़ी उलझ जाती है ना? हाँ, यहीं से इस सिस्टम की जो अंदरूनी कमजोरियां थीं और जो बाहरी दबाव थे, वो खुलकर सामने आने लगते हैं। इसका गिरना किसी एक कारण से नहीं हुआ, बल्कि कई चीजें एक साथ हो रही थीं। एक बड़ी समस्या थी जिसे बेल्जियम के अर्थशास्त्री रॉबर्ट ट्रिफिन ने काफी पहले ही पहचान लिया था। उसे ट्रिफिन डिलेमा कहते हैं। ट्रिफिन डिलेमा, ये क्या पहेली थी? दुविधा ये थी, देवी दुनिया को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश के लिए ज्यादा से ज्यादा अमेरिकी डॉलर चाहिए थे, क्योंकि सोने का उत्पादन दुनिया की बढ़ती जरूरतों के हिसाब से काफी नहीं था। लेकिन जैसे जैसे दुनिया भर में डॉलर फैलते गए, उनकी कुल मात्रा अमेरिका के पास जितना सोना था उससे कहीं ज्यादा हो गई। अब सवाल ये उठने लगा कि क्या अमेरिका वाकई $35 प्रति आउंस की दर पर इतने सारे डॉलर के बदले सोना दे भी पाएगा अगर सब मांगने आ गए तो? इस शक ने ही डॉलर की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा कर दिया। और क्या अमेरिका के अंदर भी कुछ मुद्दे चल रहे थे जिन्होंने इस संकट को बढ़ाया? बिल्कुल। 1960 का दशक आते आते अमेरिका लगातार भुगतान संतुलन घाटे में जा रहा था, मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट्स डेफिसिट। आसान भाषा में कहें तो अमेरिका जितना दुनिया से कमा रहा था उससे कहीं ज्यादा खर्च कर रहा था, खासकर विदेशों में। इसके पीछे वियतनाम युद्ध पर बढ़ता खर्च था, राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन के जो महत्वाकांक्षी सामाजिक कार्यक्रम थे, ग्रेट सोसाइटी, वो थे। नतीजा ये हुआ कि 1965 के बाद अमेरिका में महंगाई, इन्फ्लेशन तेजी से बढ़ने लगी। और क्योंकि डॉलर दुनिया की मुख्य मुद्रा थी, हाँ, तो ये अमेरिकी महंगाई बाकी दुनिया में भी फैलने लगी, क्योंकि जिन देशों के पास ट्रेड सरप्लस था, यानी वो निर्यात ज्यादा करते थे, जैसे जर्मनी, जापान, उनके पास डॉलर जमा होते जा रहे थे। एक और बड़ी दिक्कत थी समायोजन की, एडजस्टमेंट की। जिन देशों को घाटा हो रहा था, जैसे ब्रिटेन, और जिनके पास सरप्लस था, जैसे जर्मनी, उनके बीच संतुलन कैसे बने, इस पर सहमति बनाना मुश्किल हो रहा था। और अमेरिका, क्योंकि उसकी मुद्रा ही रिजर्व करेंसी थी, उस पर अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करने का दबाव उतना नहीं था जितना बाकियों पर था एडजस्ट करने का।
तो क्या इस मतलब डूबते जहाज को बचाने की कोई कोशिश नहीं हुई? क्या दुनिया के नेता बस हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे? नहीं, कोशिशें तो बहुत हुई। जैसे 1961 में 8 बड़े सेंट्रल बैंकों ने मिलकर लंदन गोल्ड पूल बनाया। उन्होंने अपने सोने के भंडार को मिलाकर लंदन के बाजार में सोने की कीमत को $35 प्रति औंस के आसपास रखने की कोशिश की, ताकि जो स्पेकुलेशन हो रहा था वो रुके। अमेरिका ने विदेशों में जो डॉलर जमा थे उन्हें सोने में बदलने से हतोत्साहित करने के लिए रूसा बॉन्ड्स जारी किए, जो विदेशी मुद्रा में थे। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने दूसरे देशों के सेंट्रल बैंकों के साथ स्वैप लाइन्स यानी करेंसी एक्सचेंज एग्रीमेंट्स का एक पूरा नेटवर्क बनाया, ताकि जरूरत पड़ने पर एक दूसरे की मुद्रा का लेन देन कर सकें। 1962 से 71 के बीच ये स्वैप लाइन्स काफी बढ़ी, यहां तक कि 1969 में IMF ने एक नई चीज बनाई, विशेष आहरण अधिकार यानी स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। STRs ये क्या थे? क्या ये कोई नई करेंसी थी? ये एक तरह की सिंथेटिक रिजर्व एसेट थी, मतलब कृत्रिम संपत्ति। सोने और डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए इसे बनाया गया था। लेकिन ये सब कोशिशें कह सकते हैं पैबंद लगाने जैसी साबित हुई। जो मूल समस्या थी उसका इलाज नहीं हो पाया। और फिर वो आखिरी चोट कब और कैसे लगी जिसने इस पूरी व्यवस्था को खत्म ही कर दिया? वो फाइनल ब्लो कौन सा था? दबाव लगातार बढ़ रहा था। नवंबर 1967 में ब्रिटेन को मजबूरन अपने पाउंड का डिवैल्यूएशन करना पड़ा। मार्च 1968 में सोने पर सट्टेबाजी इतनी बढ़ गई कि लंदन गोल्ड पूल टूट गया, वो काम नहीं कर पाया। तब सोने का दोहरा बाजार बनाना पड़ा, 2 टियर मार्केट। एक सरकारी दर $35 सिर्फ सेंट्रल बैंकों के बीच लेन देन के लिए, और दूसरा खुला बाजार जहां कीमत डिमांड सप्लाई से तय होती थी। और जाहिर है वो $35 से काफी ऊपर चली गई थी। आखिरकार वो दिन आया 15 अगस्त 1971। 15 अगस्त 1971। हाँ, अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने अचानक टीवी पर आकर घोषणा कर दी कि अमेरिका विदेशी केंद्रीय बैंकों को उनके डॉलर के बदले सोना नहीं देगा। कन्वर्टिबिलिटी खत्म। इसे ही निक्सन शॉक कहा जाता है। निक्सन शॉक? ये फैसला तब लिया गया जब फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देश अपने बढ़ते डॉलर भंडार के बदले सोना मांग रहे थे और अमेरिका का सोने का भंडार तेजी से घट रहा था। इसके बाद दिसंबर 1971 में एक स्मिथसोनियन समझौता हुआ। उसमें डॉलर का थोड़ा अवमूल्यन किया गया, करीब 8.5%। सोना $38 प्रति औंस हो गया और दूसरी मुख्य मुद्राओं का रिवैल्यूएशन हुआ। इस सिस्टम को बचाने की एक आखिरी बहुत कमजोर कोशिश थी, लेकिन ये कोशिश भी कुछ ही महीनों में नाकाम हो गई। मार्च 1973 तक दुनिया की ज्यादातर प्रमुख मुद्राएं स्वतंत्र रूप से फ्लोट करने लगी, मतलब उनकी कीमत बाजार में तय होने लगी, और ब्रेटन वुड्स की जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट प्रणाली थी उसका औपचारिक अंत हो गया। तो ये थी ब्रेटन वुड्स के बनने और फिर बिखरने की कहानी। पर सवाल वही है कि क्या ये सिर्फ इतिहास की किताबों की बात है? ये प्रणाली तो खत्म हो गई, पर क्या इसका कोई निशान, कोई असर आज भी हमारी दुनिया पर बाकी है? बिल्कुल, और शायद जितना हम सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा गहरा असर है। इसके सबसे ठोस विरासत तो IMF और विश्व बैंक हैं ही। ये दोनों संस्थाएं आज भी ग्लोबल इकोनॉमी में बहुत अहम रोल निभा रही हैं। हालांकि हाँ, समय के साथ इनके काम करने का तरीका बदला है, इनके उद्देश्य भी थोड़े बदले हैं और इनकी आलोचनाएं भी होती रही हैं। पर ब्रेटन वुड्स ने युद्ध के बाद खासकर पश्चिमी यूरोप के पुनर्निर्माण में बड़ी भूमिका निभाई, और उसके बाद लगभग 3 दशकों तक पश्चिमी दुनिया में तेज आर्थिक विकास और स्थिरता का दौर देखा गया, जिसे अक्सर पूंजीवाद का स्वर्ण युग या गोल्डन एज ऑफ कैपिटलिज्म कहा जाता है। हालांकि कुछ लोग मानते हैं कि यह स्थिरता उतनी नेचुरल नहीं थी, इससे बनाए रखने के लिए काफी मैनेजमेंट करना पड़ रहा था। और अमेरिकी डॉलर का क्या? ब्रेटन वुड्स ने तो उसे एक तरह से दुनिया का राजा बना दिया था। क्या वो बादशाहत आज भी चल रही है? काफी हद तक हाँ। ब्रेटन वुड्स ने अमेरिकी डॉलर को दुनिया की निर्विवाद प्रमुख आरक्षित मुद्रा यानी रिजर्व करेंसी के रूप में स्थापित कर दिया। सोने से लिंक टूटने के बावजूद दुनिया का ज्यादातर व्यापार, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आज भी डॉलर में ही होते हैं। इसे ही डॉलर स्टैंडर्ड कहते हैं। फ्रांस जैसे देशों ने 1960 के दशक में इसे अमेरिका का अति विशिष्ट विशेषाधिकार कहा था, एक्सॉर्बिटेंट प्रिविलेज। एक्सॉर्बिटेंट प्रिविलेज मतलब अमेरिका अपनी मुद्रा छापकर दुनिया से असली चीजें और सेवाएं खरीद सकता है, जो बाकी देश उतनी आसानी से नहीं कर सकते। एक और दिलचस्प नतीजा था यूरो डॉलर बाजार का बढ़ना। ये अमेरिका के बाहर, खासकर यूरोप में डॉलर के बैंक खाते थे। ये इसलिए पनपे क्योंकि ये ब्रेटन वुड्स के नियमों और अमेरिकी रेगुलेशन के दायरे से कुछ हद तक बाहर थे। लेकिन हर कहानी के 2 पहलू होते हैं, है ना? क्या ब्रेटन वुड्स प्रणाली की आलोचना भी होती है? क्या इसे सब अच्छी नजर से ही देखते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आलोचनाएं भी काफी हैं और अलग अलग नजरियों से हैं। एक बड़ी आलोचना यह है कि ये व्यवस्था मुख्य रूप से पश्चिमी औद्योगिक देशों के
हितों को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। कई विकासशील देश जो उसी दौर में उपनिवेशवाद से आज़ाद हो रहे थे, उन्हें लगा कि ये प्रणाली उनकी ज़रूरतों को पूरा नहीं करती और एक तरह से वैश्विक आर्थिक असमानता को बनाए रखती है या बढ़ाती है। 1970 के दशक में जो नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर NIEO की मांग उठी थी, वो इसी असंतोष का नतीजा था। उसमें विकासशील देशों ने ज्यादा बराबरी और अपने संसाधनों पर बेहतर नियंत्रण की मांग की थी। और आज भी? हाँ, आज भी IMF और विश्व बैंक के गवर्नेंस स्ट्रक्चर पर सवाल उठते हैं कि क्या सदस्य देशों के जो वोटिंग अधिकार हैं, उनका जो प्रतिनिधित्व है, वो आज की दुनिया की आर्थिक सच्चाई को दर्शाता है। जैसे चीन और दूसरी उभरती अर्थव्यवस्थाओं का वजन बढ़ा है, पर क्या संस्थाओं में उनका उतना प्रभाव है? G7 देशों का दबदबा अभी भी काफी ज्यादा है। और बाद के दशकों में इन संस्थाओं ने जो नीतियां लागू करवाईं, खासकर वो वॉशिंगटन सहमति वाली नीतियां, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स, उनकी भी कड़ी आलोचना हुई है कि उन्होंने विकासशील देशों पर बहुत कठोर और कई बार हानिकारक शर्तें थोपी। बदलती हुई जियोपॉलिटिक्स है, देशों के बीच तनाव बढ़ रहा है, क्लाइमेट चेंज से जो आर्थिक नुकसान हो रहा है उससे कैसे निपटा जाए, बढ़ती हुई इनकम इनइक्वालिटी है, टेक्नोलॉजी खासकर डिजिटल क्रांति हमारी अर्थव्यवस्था और समाज को कैसे बदल रही है, और ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम की अपनी कमजोरियां जो 2008 के संकट में साफ दिखी थी। इन सब नई हकीकतों को देखते हुए दुनिया भर के कई नेता, अर्थशास्त्री, विचारक ये महसूस करते हैं कि हमें ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस के लिए, मतलब वैश्विक आर्थिक प्रशासन के लिए एक नए समझौते, एक नए फ्रेमवर्क की जरूरत है। वो इसे एक नया ब्रेटन वुड्स मूवमेंट कहते हैं। एक नया ब्रेटन वुड्स मूवमेंट। हाँ, लेकिन मुश्किल ये है कि इस पर कोई आम सहमति नहीं है कि ये नया ढांचा कैसा दिखना चाहिए। और ब्रेटन वुड्स का मतलब भी हर किसी के लिए अलग-अलग है। कुछ लोग उसे सहयोग और स्थिरता के मॉडल के रूप में देखते हैं, जिसे एम्बेडेड लिबरलिज्म भी कहा गया, यानी ऐसी बाजार अर्थव्यवस्था जो सामाजिक स्थिरता के लक्ष्यों से जुड़ी हो। तो कुछ उसे असमानता और पश्चिमी प्रभुत्व के एक साधन के रूप में देखते हैं। कुछ उसे एक संस्थागत ढांचे के रूप में देखते हैं जिसमें सुधार की जरूरत है। तो कुछ उसे कीन्स के उस अधूरे सपने के रूप में याद करते हैं जो पूरी तरह साकार नहीं हो पाया। तो कुल मिलाकर ब्रेटन वुड्स सिर्फ 1944 का एक समझौता भर नहीं था। ये एक बहुत महत्वाकांक्षी प्रयोग था जिसके सिद्धांत, जिसकी बनाई हुई संस्थाएं और जिसके जो अनप्रेडिक्टेड परिणाम निकले, वो आज भी हमारी दुनिया पर गहरी छाप छोड़े हुए हैं। इसकी कहानी हमें बताती है कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कितना मुश्किल हो सकता है, लेकिन शायद कितना जरूरी भी। बिल्कुल। और ये हमें आज के संदर्भ में एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। सोचिए, 1944 में इतने भयंकर युद्ध के बावजूद दुनिया के देश भले ही अपने अपने राष्ट्रीय हितों से ही सही एक नई वैश्विक आर्थिक व्यवस्था बनाने के लिए साथ आ सके थे। क्या आज, जब हमारे सामने क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए खरबों डॉलर जुटाने की चुनौती है, जब देशों के बीच ट्रेड वॉर जैसे हालात हैं, जब डिजिटल दुनिया के नियम बनाने हैं और जब कई विकासशील देश कर्ज के भारी बोझ तले दबे हुए हैं, क्या आज दुनिया के देश फिर से उसी तरह के व्यापक सहयोग और आम सहमति तक पहुंच सकते हैं? या फिर जो मौजूदा जियोपॉलिटिकल तनाव है, बढ़ता हुआ राष्ट्रवाद है और जो तात्कालिक हितों का टकराव है, वो किसी भी तरह के नए ब्रेटन वुड्स क्षण को नामुमकिन बना देता है? ये सवाल भविष्य के लिए है और इस पर सोचना बहुत जरूरी है। इस गहन पड़ताल में आज के लिए इतना ही।